हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों की बात कर रहे थे। इसमें हमने पिछले वीडियो से कौटिल्य के बारे में चर्चा आरंभ की थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र में राजनीतिक ज्ञान का क्या महत्व है कौटिल्य के अनुसार। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की पुस्तक है वो किसी भी तरीके से उसको अंग्रेजी का जो शब्द है इकोनॉमिक्स उसका पर्यायवाची नहीं माना जा सकता। कौटिल्य की पुस्तक के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में राजनीतिक ज्ञान को दंड नीति की संज्ञा दी गई, दंड नीति कहा गया उसे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड नीति को ज्ञान की एक स्वतंत्र और स्वायत्त शाखा के रूप में महत्व प्रदान किया गया। कौटिल्य ने ज्ञान की 4 शाखाओं का चित्रण किया है। इनको बिंदुवार देख लीजिए। पहला त्रयी, दूसरा वार्ता, तीसरा आन्वीक्षिकी और चौथा दंड नीति। तो ज्ञान की शाखाओं को कौटिल्य ने विद्या का नाम दिया है और ये स्पष्ट किया है कि जिससे किसी विशेष संदर्भ में उचित और अनुचित, कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्य यानी किया जाने वाला काम और अकर्तव्य यानी कि जो काम नहीं किया जाना चाहिए, उसका ज्ञान होता हो उसे विद्या कहते हैं। त्रयी के अंतर्गत उन्होंने वेद और वेदांगों के ज्ञान, नैतिक और आध्यात्मिक विषयों को सम्मिलित किया। सामाजिक विषयों को भी इसके अंतर्गत समाविष्ट किया है कौटिल्य ने। त्रयी के संबंध को उन्होंने नैतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक विषयों से माना। कौटिल्य ने वार्ता में कृषि, पशुपालन, उद्योग और ऐसे विषयों को सम्मिलित किया जो कि भौतिक उपलब्धियों से और संपत्ति आदि के अर्जन से संबंधित हैं। तो त्रयी और वार्ता के प्रति जो प्रयत्न किए जाते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली जब उनको चीज़ें की जाती हैं तो उसको तर्क, विवेक और न्याय की कसौटी पर कौटिल्य ने आन्वीक्षिकी की संज्ञा दी है। तो एक प्रकार से कौटिल्य ने दंड नीति को त्रयी, वार्ता और आन्वीक्षिकी के अच्छे एग्जीक्यूशन यानी कि क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी माना। कौटिल्य के अनुसार त्रयी और वार्ता यानी कि आध्यात्मिक पक्ष भी और भौतिक पक्ष भी, इन दोनों के प्रयोजनों में तर्क, विवेक और न्याय के प्रयोग को न्याय सम्मत संतुलन बनाए रखने की बात की है। उनके अनुसार ज्ञान की ये चारों शाखाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दंड नीति का जो महत्व है वो सर्वाधिक है। उनका ये कहना है कि यदि दंड नीति नहीं हो तो त्रयी, वार्ता और आन्वीक्षिकी इनका सुनिश्चित होना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य क्या कहते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत आपने 12वीं कक्षा में पढ़े होंगे। अब इस जो उसमें चीज़ें थी, जो दैवीय सिद्धांत की बात करते हैं, बल सिद्धांत की, सामाजिक समझौता सिद्धांत की, और जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है ऐतिहासिक और विकासवादी। तो उनमें से कौटिल्य के विचारों में राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत जो है उसके संकेत मिलते हैं। अर्थशास्त्र में जो वर्णन उन्होंने प्रस्तुत किया उसमें संसार में अराजकता विद्यमान थी। भयंकर दुख और निरंतर असुरक्षा की भावना से पीड़ित होकर के जो भी जन समुदाय था, जो प्रजा थी, उन्होंने मनु के सामने उपस्थित होकर के उनसे ये प्रार्थना की कि वो राजपद को संभालें और संप्रभु शक्ति का उपयोग करते हुए प्रजा के आचरण को नियमित करें, नियंत्रित करें, जिससे कि किसी भी प्रकार की अराजकता जो भी उस समय विद्यमान थी वो खत्म हो सके। इसके प्रतिफल में यानी कि इसके रिटर्न में जनता जो है वो हमेशा शासन की आज्ञा का पालन करेगी और अपने जो भी उस समय के नियम कानून बनाए जाएंगे उसके आधार पर अपनी आय का कुछ हिस्सा कर के रूप में राजा को प्रदान करेगी, जिससे राजा को जनता के कल्याण के लिए जो कार्य किए जाने होते हैं उनके लिए उसको धन मिल सके और राजा के खजाने में पैसा जा सके। इसको सिंपल भाषा में कहें तो ये जो चीज़ है कि कौटिल्य जो है वो राज को किसी भी तरीके से कोई प्राकृतिक संस्था या दैवीय उत्पत्ति का परिणाम नहीं मानते, जैसे कि मनु बात करते हैं। मनु राजा के अंदर दैवीय गुणों की बात करते हैं। यहाँ पर कौटिल्य के विचारों में इस तरह की कोई बात दिखाई नहीं देती। तो 2 फैक्ट्स इसमें उल्लेखनीय हैं कि राज्य जो है वो मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है और मनुष्य ने स्वयं राज्य की सत्ता को इसलिए स्वीकार किया है कि राज्य उसको सुरक्षा दे सके और उसके कल्याण के लिए कार्य कर सके। दूसरा इसमें कि लोगों ने राज्य के बाध्यकारी नियंत्रण को अपने
इसमें अपने कल्याण में, अपने हित में स्वीकार किया, इस कारण से राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो एक प्रकार से ये माना जा सकता है कि हॉब्स, लॉक और रूसो की तरह जो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत जिन्होंने दिया, उसकी तरह कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के समान विचार प्रकट करते हैं। कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की जो अवस्था का चित्रण किया है, वो हॉब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था की बात की है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। कौटिल्य ने उस प्राकृतिक अवस्था में ये कहा कि उस समय मात्स्य न्याय जो है वो प्रचलित था। मात्स्य न्याय का तात्पर्य है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाने वाली स्थिति, यानी कि जिसके अंदर बल होगा, जिसके अंदर शक्ति होगी, वो सरवाइव करेगा, वो उसका अस्तित्व रहेगा, और जो कमज़ोर होगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर राज्य नाम की कोई संस्था नहीं है, कोई शासन सत्ता नहीं है, तो दुर्बलों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा और सिर्फ बलवान या शक्तिशाली का ही अस्तित्व होगा। दुर्बल या पीड़ित व्यक्ति जो हैं वो किसी भी तरीके से जिंदा भी नहीं रह सकते। ऐसी उन्होंने प्राकृतिक अवस्था की बात की है। लेकिन प्राकृतिक अवस्था की बात करते समय वो हॉब्स से भी पहले उन्होंने चूंकि अपने विचार प्रकट किए, इसलिए कौटिल्य का महत्व उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हॉब्स, लॉक और रूसो के विचार आप 3rd ईयर के कोर्स में आते हैं। अभी आपको ये बात इतना ही समझने का प्रयास करना है। फिर राज्य के अस्तित्व का प्रयोजन और संप्रभुता के संदर्भ में कौटिल्य कहते हैं कि राज्य एक निश्चित प्रयोजन है जिसको पूरा करने के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, इसलिए वो प्राकृतिक संस्था नहीं है। कौटिल्य के अनुसार राजा का और राज्य का उद्देश्य है प्रजा की सुरक्षा करे और उसके कल्याण को सुनिश्चित करे। कौटिल्य ने ज्ञान और विद्या की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनका विवेचन किया है और उस विवेचन के क्रम में यह स्पष्ट किया है कि राज्य संस्था का उद्देश्य व्यक्तियों की लौकिक और पारलौकिक, नैतिक और भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। कौटिल्य ने ज्ञान की शाखाओं के विवेचन में और इनके पारस्परिक संबंध जो हैं उनका निरूपण करते समय राज्य के अस्तित्व के प्रयोजन को क्लियर करने का प्रयास किया है। इस कारण से आगे जो वो बात कहते हैं कि दंड नीति के प्रयोजन के विषय में एक बड़ी अच्छी बात कौटिल्य के चिंतन में हमें दिखाई पड़ती है कि दंड नीति का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। पहला, अप्राप्त को प्राप्त कराने का। दूसरा, प्राप्त को संरक्षित कराने का। तीसरा, संरक्षित को संवर्धित कराने का। और संवर्धित को सुयोग्य व्यक्तियों के बीच में वितरित करने का उद्देश्य होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा विस्तार में समझा दूं आपको। अप्राप्त की प्राप्ति यानी जो प्राप्त नहीं है संसाधन उनको प्राप्त करे, जो प्राप्त है उसको संरक्षित करे यानी कि उसको प्रिजर्व करे, उसकी रक्षा करे, जो रक्षित हो चुका है उसको बढ़ाए यानी कि जो संसाधन है उनको पहले तो संसाधनों को प्राप्त करे, फिर उन संसाधनों की रक्षा करे, उसके बाद में उनको बढ़ाए और उन बढ़े हुए संसाधनों को जो योग्य व्यक्ति हैं यानी कि जो पात्र व्यक्ति हैं, जो इस लायक हैं, उनके बीच में उनका न्यायपूर्ण, न्यायसम्मत वितरण किया जाना चाहिए। ये उद्देश्य होता है कौटिल्य के अनुसार दंड नीति का। तो कौटिल्य ने आगे इसमें अपना विचार रखा कि राज्य जो है वो वस्तुतः दंड नीति को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का एक संस्थागत माध्यम है। इसके आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।